हाँ जी बेटा, कैसे हो भाई सभी बच्चों? आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, आवाज आ रही है बेटा? सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। तो आज के सेशन में बेटा हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो आज के सेशन में बेटा हम प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं कि भैया प्रकाशिकी क्या होती है या ऑप्टिक्स क्या होता है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो भाई? तो बेटा आप कैसे समझ सकते हो? प्रकाशिकी का मतलब है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स, इसका मतलब है बेटा कि प्रकाश का अध्ययन। का मतलब क्या भाई? प्रकाश का अध्ययन, है ना? तो मतलब ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी अबाउट लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे जो प्रकाश है, प्रकाशिकी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? प्रकाशिकी में हम बेटा प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइट की जो प्रकृति होती है, इसकी जो भाई प्रकृति होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, ये कैसी प्रकृति होती है लाइट की? लाइट की जो प्रकृति होती है वो डुअल नेचर होती है। कैसी होती है भाई? डुअल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति होती है। अब दोहरी प्रकृति का क्या मतलब है सर? दोहरी प्रकृति, दोहरी प्रकृति का क्या मतलब है? दोहरी प्रकृति का ये मतलब है कि प्रकाश एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, मतलब एक कण की तरह भी बिहेव करेगा और एक तरंग की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है भाई एक कण की तरह भी बिहेव करता है, एक कण की तरह भी बिहेव करता है और एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है, एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं भैया लाइट जो है, लाइट एक्ट्स एज अ पार्टिकल, एक्ट्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, एज वेल एज वेव। ठीक है, तो लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह, तरंग की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो जब हम बेटा पार्टिकल की बात करते हैं, कण की बात करते हैं प्रकाश में, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि भाई बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं, बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं और एक सीधी रेखा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश तो जब अगर कण की बात हम करें, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, उसको मैं सीधा फेंकता हूं तो वो एक सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रकाश के जो कण हैं वो आपस में मिलकर जब वो गति करते हैं एक ही दिशा में, तो वो निर्माण किसका करते हैं बेटा? किरण का। किसका निर्माण करते हैं? किरण का। ठीक है, और जब प्रकाश भैया तरंग की तरह बिहेव करती है तो प्रकाश जो है वो इस तरह से चलेगी, तरंग की तरह। तो प्रकाश चलती कैसे है? प्रकाश जो है या तो किरण की तरह चलेगी या बेटा तरंग की तरह चलेगी। ठीक है, तो प्रकाश की कणीय प्रकृति को हम पढ़ते हैं बेटा तरंगीय प्रकाशिकी में। किसमें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा प्रकाश के कणीय प्रकृति को किरण प्रकाशिकी में। तो प्रकाशिकी के बेटा दो ब्रांच हैं, तो समझ लो प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है, ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है किरण प्रकाशिकी और दूसरा जो है भाई तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी है। किरण प्रकाशिकी को इंग्लिश में हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को भाई दो पार्ट में हमने बांटा है, रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा है? दूसरा है भाई वेव ऑप्टिक्स। दूसरा कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं भाई रे ऑप्टिक्स की, जैसे मैं बात कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स की, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर भाई रे ऑप्टिक्स से ही चीजें पूछी जाती है। तो अगर बेटा हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लो बेटा मैं बात कर रहा हूं किसकी? रे ऑप्टिक्स की, या इसको हम कहेंगे किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। ठीक है, किरण प्रकाश की। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर मतलब प्रकाश जो है वो किरण की तरह चल रही है। अब किरण या तो एक ही माध्यम में चलेगा या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा भाई। तो किरण है, प्रकाश की जो किरण है, या तो भाई वो एक ही माध्यम में चलेगी वो, या
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो किरण प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश के दो गुणों के बारे में पढ़ते हैं। किरण प्रकाशिकी के अंदर हम बेटा प्रकाश के दो गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बेटा पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ, अपवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलती है, जैसे मान लो प्रकाश ऐसे आई और टकरा कर कहीं चली गई, उसी माध्यम में टकरा के घूम रही है, तो इसको हम बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन को बोलते हैं प्रकाश ऐसे आया बेटा और अपने पथ से विचलित होकर दूसरे माध्यम में घुस गया। अपने पथ से विचलित हो गया मतलब उसको जाना कैसे चाहिए था? एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो उसको भैया जाना ऐसे इस रास्ते पे चाहिए था, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो गया। ये अभिलंब होता है, जो सीधी रेखा खींची अभिलंब है, तो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे किस में होता है, ठीक है। तो प्रकाश, जो हम किरण प्रकाश की पढ़ते हैं उसमें हम प्रकाश की दो ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के अंदर आएंगी। जैसे हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो दर्पण कौन से प्रकाश के कौन से गुण को बताता है भाई? दर्पण प्रकाश के कौन से गुण को बताता है? तो दर्पण प्रकाश के परावर्तन के गुण को बताता है। जब हम लेंस को पढ़ेंगे तो भैया लेंस प्रकाश के कौन से गुण को बताता है भाई? अब लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। तो लेंस जो है वो प्रकाश के अपवर्तन गुण को बताता है, ठीक है। इतनी बात आई भाई समझ में? जल्दी बताओ। इतनी बात बेटा समझ में आई? ठीक है, चलो। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, हम सबसे पहली बात करते हैं भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं, टू लॉज होते हैं, दो नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले नियम की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, पहला नियम ये कहता है, पहला नियम कहता है बेटा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है भाई? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको बेटा हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहां पे प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण इस तल पे गिरी और परावर्तित होकर प्रकाश की किरण दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। तो ये तो बेटा हो गया अभिलंब, ठीक है। जो किरण आ रही है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो किरण जा रही है उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहा जाता है उसको, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों की तीनों कहां होते हैं बेटा? ये तीनों के तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर। ये तो पहला नियम था।
सेकंड लॉ क्या है बेटा, सेकंड का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ये बात आई भाई समझ में सबको, ये बात बेटा सबको समझ में आई, जल्दी जल्दी बताओ यस या नो। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, तो बेटा हम रिफ्लेक्शन के अंदर, परावर्तन के अंदर हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं दर्पण की बात करूं, मिरर की बात करूं, दर्पण या मिरर, अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं भाई, मिरर बेटा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दर्पण का प्रकार है वो है प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। प्लेन मिरर या फिर इसको हम समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ मिरर है उसे हम बेटा स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, या फिर गोलीय दर्पण कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, सबको पता होनी चाहिए भाई बात है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सर कॉनकेव जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और एक होता है कॉन्वेक्स। एक कौन सा होता है भाई, कॉन्वेक्स होता है जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जो अवतल दर्पण है ना, जो कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो तल है वो अंदर की तरफ होता है। अवतल दर्पण का जो तल होता है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब जिधर से तुम चम्मच से खाना खाते हो वो अवतल वाला सतह है, और चम्मच के जो पीछे वाली सतह है वो उत्तल है, मतलब जिसका तल ऊपर की तरफ हो, ऐसे समझो, जिसका तल ऊपर की तरफ है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उत्तल कहेंगे। और जिसका तल अंदर की तरफ है, ए मतलब अंदर, नॉट आम, ठीक है, अनार नॉट अनार, ठीक है भाई, तो जिसका तल अंदर की तरफ हो अवतल हो गया। ठीक है, अब जैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी सिंपल सी है। अगर हम अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं, अगर हम बेटा अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो प्रकाश की किरण एक जगह इकट्ठी कर देता है। वो एक जगह क्या कर देता है भाई, उन प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो इसे हम बेटा क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या है, अगर हम उत्तल दर्पण पे प्रकाश की किरण डालते हैं तो यह प्रकाश की किरण क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण पे जो हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है भाई, ये बात आई समझ में, ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब समतल दर्पण का है, तो समतल दर्पण का जो तल होता है वो बिल्कुल समतल होता है, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन सतह होता है समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण में क्या होता है भैया, जैसे मान ले प्रकाश की किरण आई तो ये ना तो फैलाएगा और ना ही एक जगह इकट्ठा करेगा। जिस तरीके से प्रकाश की किरण आई उसी तरीके से प्रकाश की किरण को अनंत पर भेज देता है, उसी तरीके से भैया ये प्रकाश की किरण को अनंत पे भेज देता है। इसीलिए जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इसीलिए बेटा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, याद रखना। और समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, समतल दर्पण की जो बेटा आवर्धन क्षमता होती है वो 1 होती है। कितनी होती है बेटा, वो 1 होती है। ठीक है, ये दो बातें जरूर याद रखना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है और इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है भाई, आवर्धन क्षमता 1 होती है। ठीक है, चलो अब जैसे समतल दर्पण की हम बात करें तो समतल दर्पण में ना लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेटरल इन्वर्जन क्या किसको कहते हैं, कि जैसे इधर L लिखा है, इधर L लिखा है, तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि दाएं का बायां और बाएं का दायां। ठीक है, जैसे तुमने अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग में मिरर इमेज वाला क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, तो जैसे एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों, कि जब
आगे वाले जो कॉनकेव शीशा है, जो साइड रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जब ये चीज दिखे तो ये क्या हो भाई, ये सीधी दिखे और लोग साइड दे दे। ठीक है, अच्छा चलो अब एक एक करके समझते हैं। तो इमेज इज वर्चुअल, इसमें बेटा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है बेटा, आभासी होता है, वर्चुअल होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है बेटा, आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी और कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है। मतलब आप ये कह सकते हो वर्चुअल बनता है और इसके साथ साथ इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है बेटा, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब सीधा होता है ना, ये मैंने बता ही दिया। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया, सीधा। जैसे यहाँ पर कुछ चीज रखी है तो इसकी इमेज भी यही बनेगी, मतलब जितनी दूरी पर ये रखा है उतना ही पीछे बनेगा और बिल्कुल सीधा बनेगा, सेम साइज का बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। जैसे ये अगला पॉइंट यही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का आकार मान ले एच डैश है, एच डैश का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, एच को तुम मान लो भाई वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि जो समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन है, समतल दर्पण का जो m का मान है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता है, वो 1 है। समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो भाई 1 होती है। अब बेटा अगर 1 होती है तो इसको ऐसे समझो, दर्पण की आवर्धन क्षमता के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एच डैश बाई एच और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा m बराबर माइनस बाई यू। m बराबर माइनस वी बाई यू, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मान लो भैया m की जगह 1 लग दिया तो यही तो मान आया भाई, h बराबर एच डैश। क्या कहते हो, समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन 1 होता है, तो अगर यहां m की जगह 1 रख दूं मैं तो यहां से क्या बात निकल कर आती है, यहां से यही तो बात निकल कर आती है जो यहां ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, कि जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी क्या बनेगी भैया, प्रतिबिंब बनेगी। सेम चीज बेटा यहां पे रख दे अगर हम, तो यहां से बेटा यही बात निकलती है u बराबर माइनस वी। यहां से भी बेटा यही सेम बात निकल कर आती है कि जितनी दूर वस्तु से दर्पण है उतना ही पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो इस मेरे सामने वाली दीवार पे, मान लो इस कैमरे के पीछे मान लो बेटा एक समतल दर्पण रखा है। ठीक है, मैं उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे मान लो खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 5 मीटर पीछे बनेगा। ये इसका मतलब होता है। मतलब यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है वस्तु तथा दर्पण के बीच दूरी। ये याद कर लेना, ये सारे दर्पण में, सारे लेंस में इन सिंबल का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो यू का मतलब होता है वस्तु तथा दर्पण के मध्य दूरी। मध्य दूरी। और वी का मतलब होता है प्रतिबिंब तथा दर्पण के मध्य दूरी। प्रतिबिंब तथा दर्पण के मध्य दूरी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ यस या नो। इतनी बात बेटा समझ में आई। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो
15 तारीख और 16 तारीख की अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, मैं टीम को बोल देता हूँ 15 और 16 की अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट भाई, तो ये प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखी होती है। मान लो ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, यहां से यहां की जो दूरी है मान लो 5 मीटर है, तो सेम इसकी भी दूरी 5 ही मीटर होगी। इसकी भी दूरी बेटा 5 ही मीटर होगी। ठीक है, अब आते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टाव। पार्श्व उल्टाव का मतलब क्या होता है कि अगर इधर तुमने राइट हैंड उठाया है, मतलब दायां हाथ उठाया है, तो जो शीशे में तुम्हें अपना बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, तो वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसी को लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व उल्टाव कहते हैं, जो कि हमें समतल दर्पण में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी समतल दर्पण की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात मैंने बता ही दी है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। जो इमेज वर्चुअल होती है, आभासी होती है, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। तो प्रतिबिंब यहां पर हमेशा क्या होता है भाई, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब मल्टीपल इमेजेस इन टू मिरर, दो दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे मान लो कभी अगर तुम शीशे वाली भूल भुलैया में गए हो, ठीक है, तो जैसे अगर ये दो दर्पण ऐसे रखे हैं, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, समतल दर्पण, बीच में एक मोमबत्ती रख दी, तो इस एक मोमबत्ती के बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रतिबिंब इस एक मोमबत्ती के बन जाएंगे। ठीक है, तो दो समतल दर्पण जब एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे होते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकलता है। एक बेटा उसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से हम चीजों को निकालते हैं। जरा देखो भाई, देखो काम की बात समझते हैं। काम की बात, काम की बात क्या है कि अगर अगर दो समतल दर्पण, पहली बात यह है बेटा, अगर अगर दो समतल दर्पण दर्पण थीटा कोण पर रखे हैं, ठीक है, अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हैं, जैसे मान लो भाई ये एक समतल दर्पण हो गया और ये एक समतल दर्पण हो गया, है ना, ये दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हैं, है ना, थीटा कोण पर रखे हैं, और इस समतल दर्पण के बीच में, जैसे ये समतल दर्पण है, लाइन मत समझ लेना इसको, है ना, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है, और हमें ये बताना है बेटा इस वस्तु का नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। हमें ये बताना है इस वस्तु के नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, अगर हमें ये चीज बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर वन, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बेटा सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर वन में ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें बेटा सबसे पहले क्या करना है, 360/थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे भाई, 360/थीटा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये निकाल ली सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 360/थीटा की वैल्यू, अगर इफ बोले तो अगर बेटा 360/थीटा की वैल्यू तुम्हारी मान लो इवन आ गई, क्या आ गई भाई, इवन तो सबको पता है ना, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर 360 की वैल्यू बेटा इवन नंबर आ गया या कोई सम संख्या आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, किसी को पता है ये बात। हाँ बताओ भाई।
बताओ बेटा, अगर इवन आ गई बेटा, सम संख्या आ गई, सम संख्या 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर सम संख्या आ गई, तुम्हें क्या कर देना है, 360 बाई थीटा मतलब जो भी वैल्यू आई है उसमें से ना एक घटा देना, 360 बाई थीटा में से एक घटा देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वही तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखना, है ना, सम संख्या आ गई। और अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन ऑड नंबर आ गई, ऑड नंबर या विषम संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, ठीक है। अच्छा इसको इसको ना ये -1 नहीं करेंगे, -1 उधर करेंगे। अच्छा दोबारा बताता हूं भाई, 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर इवन नंबर आती है तो आंसर तुम्हारा वही होगा, मतलब 360 बाई थीटा ही होगा, प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो 360 बाई थीटा ही होगी। लेकिन अगर नंबर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन विषम संख्या आती है, ऑड नंबर आती है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 360 बाई थीटा -1 हो जाएगी, 360 बाई थीटा -1 हो जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इसको जरा पहले एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं। इसको बेटा बहुत ध्यान से देखो कि जैसे मैंने कहा कि एक समतल दर्पण है और एक ये दूसरा समतल दर्पण है, ठीक है। ये दोनों समतल दर्पण एक दूसरे को 60 डिग्री पे काट रहे हैं, मैंने कहा 60 डिग्री पे काट रहे हैं, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इन दोनों के बीच में एक वस्तु रखी है, तो इस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो तुम कहोगे सर पहले तो आपने बोला था 360 बाई थीटा निकाल लेते हैं, तो 360 बाई थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो 360 बाई 60 करोगे तो ये 6 बार जाएगा। अब 6 क्या है बेटा, 6 एक इवन नंबर है, 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाई थीटा ही होता है। सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, 360 बाई थीटा, इसमें -1 नहीं करते। अगर यहाँ पे विषम संख्या आता तो उसमें -1 कर देते, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर, याद कर लेना। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक, -1 तो मैंने उल्टा बता दिया, पहले सही बताया था, पहले ही सही बताया था, इसको अभी उल्टा बता दिया मैंने। एक मिनट बेटा, -1 ना सम संख्या में करना है, -1 नहीं तो सारी वैल्यू विषम ही आएंगी, सम ही आएंगी, ठीक है। हाँ -1 जो है बेटा वो सम संख्या में करना है, ये याद रखना, -1 जो है बेटा वो सम संख्या में ही करना है, विषम संख्या में नहीं करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया था मैंने अभी, ये जो क्वेश्चन करवाया है, इसका आंसर 6 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा भाई, 5 आएगा, इसका आंसर बेटा 5 आएगा, ये याद रखना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, n बराबर 6 - 1 आएगा बेटा 5, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर वाले में एक माइनस कर दो, ठीक है। कोई डाउट है कि एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई 5 आएगा, 5 है नहीं बेटा, 5 आएगा। नेल का नियम बेटा अपवर्तन में आएगा, अभी बस अपवर्तन पे जा ही रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का, एक क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं इस तरीके का। जैसे मान लो यहां पे भाई थीटा बराबर है 45, थीटा बराबर कितना भाई, 45 है, 45 डिग्री है, और यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पे n का मान कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 360 बाई थीटा करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 360 बाई थीटा करोगे, तो मतलब 360 बाई 45 कर दिया तुमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 45 90 और 9 8 जा जाएगा, 9 4 जा 36, और ये इसका आधा है, तो हाँ 8 जा जाएगा, ठीक है।
8 बार में गया, 8 बार में गया, है ना। तो 360/θ की वैल्यू कितनी आ गई? E1 आ गई। E1 में फॉर्मूला क्या लगता है बेटा? n मतलब 360/θ -1, ये फॉर्मूला लगता है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 8 आई थी, -1 कर दे, 7 आंसर। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 7 आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? यस या नो? जल्दी बताओ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब देखो, दो अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उनके बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब की संख्या है, मतलब इस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, समांतर दर्पण के बीच में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है भाई? प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो दो समांतर दर्पण अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बार बार परिवर्तित होते हैं। जैसे नाई की दुकान पे गए होगे ना, नाई की दुकान पे जब हम जाते हैं तो सामने वाली दीवार पे भी शीशा होता है और पीछे वाली, जनरली सब में होता है मोस्टली, ठीक है, आगे पीछे शीशा होता है। तो जब हम सामने वाले शीशे में अपना चेहरा देख रहे होते हैं बाल कटाते वक्त, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस बनती चली, ठीक है। तो दो समांतर दर्पण के बीच मध्य रखे हुए एक कोई वस्तु अगर रखी है तो उसके उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत सारे प्रतिबिंब वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा प्लेन मिरर के उपयोग की। प्लेन मिरर या समतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? जनरली जो क्वेश्चन आता है वो दो ही जगह से आता है, ठीक है। समतल दर्पण का प्रयोग जैसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा दिखता है अंदर से। पेरिस्कोप का प्रयोग जो है वो सबमरीन्स में किया जाता है। कहां किया जाता है बेटा? सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है, जिससे सीधा दिखाई ना देने वाली वस्तुओं को देखा जा सके, ठीक है। अब मान लो पनडुब्बी नीचे नीचे चल रही है जमीन के, उसको ऊपर देखना है, तो यहां से कोई देखेगा, तो अगर वस्तु ऊपर है, यहाँ पे मान लो है, पानी की सतह पर तैर रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा इस पे, इसका बेटा यहां बनेगा और ये यहां से देख लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे दो समतल दर्पण लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से देखो, एक समतल दर्पण यहाँ है और एक समतल दर्पण यहाँ है, इस तरीके से लगा होता है भाई। तो पेरिस्कोप जो है इसका प्रयोग, पेरिस्कोप का जो बेटा प्रयोग है वो कहाँ होता है बेटा? सबमरीन में। यहाँ लिखा है ना, लाइक इन सबमरीन। समतल दर्पण का स्कोप पेरिस्कोप में किया जाता है ना, तो सबमरीन में किया जाता है, पनडुब्बी में किया जाता है। बाकी जो बैटल टैंक होते हैं, है ना, आर्मी के जो टैंक होते हैं ना, बैटल टैंक, युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले जो टैंक हैं, उसमें भी पेरिस्कोप का यूज होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? इसका उपयोग सुंदर और सममित आकृतियां बनाने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का खिलौना है, मतलब मेले में बहुत मिलता है खिलौना, है ना, मेले में खिलौना मिलता है। अब ये जैसे ट्यूब सी जो है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर इस तरह की संरचना होती है अंदर, जिसमें बेटा 3 समतल दर्पण लगे होते हैं। जैसे एक यहां लगा हुआ है भाई, एक यहां लगा हुआ है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला, और दूसरा ये वाला है, ठीक है, तीसरा, मतलब तीसरा, तो 3 होते हैं। और इधर से हम देख ही रहे हैं, ठीक है, आई पीस से देखने वाला होता है, आई पीस मतलब जहां से हम देख रहे हैं, एंड कैप जो बिल्कुल पिछला वाला हिस्सा है। तो जैसे इसमें है, तो यहां से हम देखते हैं और इधर ये अरेंज है, ठीक है। इसके बीच में ना जैसे कोई स्पार्कल वगैरह डाल देते हैं, कोई रंग वगैरह फेंक देते हैं, तो उसका ना बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं आपस में, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके, और वो बहुत सुंदर सा दिखता है। अगर तुमने कभी मेले में खरीदा हो बचपन में, ठीक है, तो जरूर यूज किया होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कैलाइडोस्कोप कहते हैं, ठीक है, कैलाइडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का देख रहा है, इसको इस तरीके से दिखाई देगा।
चलो, तो सौर उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सोलर कुकर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं बेटा हम स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मैंने तुम्हें बताए थे दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव होता है, अवतल दर्पण होता है, और एक उत्तल होता है। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण होता है ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। कैसा बनाता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। ये बेटा वास्तविक तथा उल्टा बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उल्टा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है ना, ये चीज है। तो इसकी 6 कंडीशन होती है, ये 6 कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर की, मतलब बनानी नहीं है, बस याद रखना है कि अगर अनंत पे रखी है वस्तु, अगर अनंत पे है तो इसका इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, एट द फोकस। ठीक है, वस्तु अगर सी के पीछे रखी है, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। वस्तु अगर सी और एफ के बीच में रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब है बेटा वो सी के पीछे बनता है। वस्तु अगर एफ पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। अनंत पे रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, अनंत पर। और छठी कंडीशन आती है, अगर वस्तु फोकस और पोल, इसको पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण की वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वो ये वाली स्थिति है बेटा। ये कौन सी स्थिति है, जिसमें वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती। तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के बेटा कहां बनेगा भाई, वो पीछे बनेगा। अब एक आता है जैसे चिन्ह परंपरा आता है ना, तो इसको मतलब ये ना ग्राफ सिस्टम पे काम करता है। जैसे जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ है ना, तो ग्राफ में इधर चलते हैं तो प्लस आता है, इधर चलते हैं तो माइनस होता है। वाई एक्सिस में ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है, नीचे चलते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, तो सेम यहां पर भी है। जैसे मैं आपको ना लिख के बता देता हूं, इसको याद ही कर लेना डायरेक्ट, इसको भैया तुम लोग याद ही कर लेना। जैसे क्या है, एक तरफ मैंने लिखा अवतल, दूसरी तरफ लिखा बेटा उत्तल तल। ठीक है, अवतल को हम बेटा बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं, कॉनकेव, और उत्तल को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अवतल में जो फोकस देखो, u का मान कभी भी जैसे न्यूमेरिकल आता है तो u का मान हमेशा माइनस में, क्यों माइनस में क्यों लेना है, जैसे इस डायग्राम में देखो, दर्पण से इधर की जो दूरी होती है, दर्पण से बेटा जो इधर की दूरी होती है वो सारी नेगेटिव होती है। तो वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब बाईं तरफ रखते हैं, तो इस तरफ जो भी चीज आएगी वो सब क्या क्या, क्या होगी भाई, नेगेटिव। तो उत्तल दर्पण की जो अवतल दर्पण है, तो बेटा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, अवतल दर्पण के अंदर सारी चीजें इधर ही हैं, मतलब देखो फोकस भी इधर है, जो सी है, जो ध्रुव है ना, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं, ये भी इसी पार है, मतलब सब कुछ इधर ही है। तो अगर मैं चलूं यहां पर तो u का मान नेगेटिव होता है, f का मान भी नेगेटिव ही होता है, f का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है, p का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, m का मान भी यहाँ पे नेगेटिव, ये चीज चल। अगर उत्तल में चलते हैं तो उत्तल में अगर हम देखें बेटा, u को छोड़कर सब पॉजिटिव होते हैं, u को छोड़कर बेटा सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, u को छोड़ के सब पॉजिटिव होते हैं। अब जैसे दर्पण के सूत्र की अगर हम बात करें, दर्पण के सूत्र, ठीक है, मिरर फॉर्मूला की बात हम कर रहे हैं।
मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, दर्पण का जो आवर्धन होता है इसका फॉर्मूला -v/u या फिर h-h, ये फॉर्मूला होता है, -v/u या h-h। कई बार क्वेश्चन ना जैसे इस तरीके का आ जाता है। अभी जैसे मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र पे क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन कैसे जैसे पूछा गया 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, मतलब h का मान हमें दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, वो अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, मतलब u का मान दे दिया है 16 सेंटीमीटर। अब u का मान हमेशा माइनस में लेना है, तो माइनस में ले लिया। यह 3 सेंटीमीटर ऊंचा और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है ना, उल्टा बना रहा है भाई। अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण में सब कुछ नेगेटिव होता है। h' का मान यहाँ पे क्या हो गया भैया, नेगेटिव हो गया, -3। उल्टा जब बनेगा तो माइनस में होगा, सीधा बनेगा तो प्लस में होगा। ठीक है, तो दर्पण की क्या बतानी है, फोकस लंबाई और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो दर्पण के लिए f बताना है और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बताना है। हमें ये 2 चीजें बतानी है भाई, हमें बेटा 2 चीजें बतानी है। तो हम बता सकते हैं, अब जैसे h और h' हमें दे रखा है, तो यहां पर हम आवर्धन का सूत्र लगा देंगे h'/h। ठीक है, m का मान हमें कितना दे रखा है, m नहीं दे रखा है, m निकाल लेंगे हम। तो h' कितना हो जाएगा भाई, -3/2, मतलब ये हो गया माइनस का 1.5, ये आ गया m का मान। ठीक है, m का मान कितना आ गया बेटा, माइनस का 1.5। अब इस माइनस के 1.5 से v निकाल सकते हो, क्योंकि m का मान क्या होता है भाई, -v/u। तो m की जगह हम लिख रहे हैं -1.5 इज इक्वल टू, v की जगह हम क्या रखेंगे भाई, v हमें निकालना है, और u की जगह हम रखेंगे -16। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो क्या बचेगा, v बराबर हमारे पास आ गया 16 इंटू, अच्छा 1.5 को ना मैं -3/2 ही लिख दे रहा हूँ, 1.5 को मैं 3/2 ही लिख दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा आराम से ना, 2 से इसको 16 को काटेंगे तो 8 बार चला जाएगा, तो 8 तियां कितना होता है, 8 तियां 24 होता है। तो v का मान आ गया बेटा 24 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया भाई, माइनस का 24 सेंटीमीटर आ गया, ये तुम्हारा v निकल गया। अब देखो मैंने ये दोनों चीजें क्यों पूछी, एग्जाम में ना सिर्फ एक ही चीज पूछेगी, एग्जाम में या तो f पूछेगा या v पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा। अब जैसे f निकालना है, तो f के लिए तुम क्या करोगे भाई, f निकालने के लिए तुम बेटा क्या करोगे, f के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, u का मान है बेटा -16, v का मान है -24, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, -24 -16। ठीक है, तो कितना आ गया, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 16 का एलसीएम होगा 16 दूना 32 और 16 तियां 48, तो 48 हो गया। 24 2 जा 48 और 16 4 जा 16 3 जा 48, 3 बार में जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये तुम्हारा आ गया -5/48, 1/f की वैल्यू इतनी आई, -5/48। f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 48/5, तो काट देना, ये जाएगा 9.6 माइनस 9.6 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, -24 -16। ठीक है भाई, बताओ भाई कोई डाउट है किसी को, किसी को बेटा कोई डाउट है, बताओ भाई किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला हमें ऐसे लगाना है, मिरर फॉर्मूला ऐसे लगाना है। अब जैसे ना लेंस फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो लेंस फॉर्मूले का जो सूत्र होता है, लेंस फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो v/u होता है और h'/h। ये लेंस का है। ठीक है, अगर जैसे लेंस की शक्ति का फॉर्मूला पूछे, लेंस की शक्ति
लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, P इज टू 1/f। एफ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में देखो चीज़ें बहुत सारी हैं। ऑप्टिक्स अगर पढ़ाने लग गए तो 8 से 10 क्लास में टेक्निकल का ऑप्टिक्स खत्म होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्रैश कोर्स था तो जल्दी जल्दी हमने चीज़ें कवर अप करा दी। कल लास्ट एक क्लास रखूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद सारी क्लासेस आपकी मैराथन में होंगी। मैराथन में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रखेंगे और 7-8 घंटे की हम मैराथन रखेंगे आपकी, है ना। 28 तारीख को मैराथन है मेरी शाम को 4 बजे। 28 को मैराथन है बेटा शाम को 4 बजे, ठीक है। हाँ कल रखवाई है बेटा मैंने क्लास, कल मैंने क्लास रखवाई है। स्नेल का नियम जो होता है ना, स्नेल्स लॉ जो होता है वो क्या होता है भाई, स्नेल का नियम जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आर बराबर में अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अपवर्तनांक या इसको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यही होता है भाई स्नेल का नियम, ठीक है भाई। चलो हाँ ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक और क्लास है एनडीए, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों। मिलते